हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं मेरा लकी ट्रिक चैनल। और हम लोग भारत की नदियां पढ़ रहे हैं और भारत की नदियां में हम लोग पार्ट 1 क्लियर कर लिया था, वो भी 55 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। आज हम 55 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे दोस्तों भारत की नदी में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग को जैसा ही पता ही होगा कि लकी ट्रिक चैनल, मेरे चैनल का नाम है लकी ट्रिक। और इस चैनल पर हम लोग ट्रिक के माध्यम से सारे एमसीक्यूज़ को लगभग ट्रिक के माध्यम से सभी एमसीक्यूज़ को लगभग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और 56 क्वेश्चन से आज हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो 56 नंबर से देखते हैं दोस्तों। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है दोस्तों? तो ये है नर्मदा नदी, जो है वो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। दोस्तों, मैंने वो रिवर का उद्गम भी बता दिया, और उद्गम लिस्ट को पहले पढ़ेंगे तभी आप रिवर एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे। उद्गम वाले वीडियो को मेरे देखने के बाद रिवर से आपके एक भी क्वेश्चन, जो उद्गम कहाँ से होता है, वो उससे रिलेटेड उद्गम, विभिन्न नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। काफ़ी बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से वहाँ पढ़ाया गया है दोस्तों। तो वहाँ पहले आप लोग उद्गम देखेंगे, तब इस एमसीक्यूज को करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ये है दोस्तों नर्मदा। तो धुआंधार में क्या आता है दोस्तों? धू 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 और नौ से नर्मदा, यानी धुंध सवार होता है, धुंध सवार। किसी को धुन सवार होगा तभी तो वो कुछ अलग हट के करेगा। यानी ये धुन सवार हुआ तो ये जलप्रपात का निर्माण किया है। यानी धू से धुआंधार और नौ से नर्मदा। तो ऐसे करके हम लोग याद करेंगे। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसका है? तो सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसका है दोस्तों? वो है कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, कोसी नदी को, क्योंकि ये महाप्रलय लाते और बिहार में देखेंगे बाढ़ से तबाही का सबसे बड़ा यही रीजन है, इसी नदी का। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? दामोदर। चलिए दोस्तों, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से, यानी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है? तो ये है दोस्तों आपकी नर्मदा नदी। जब भी भ्रंश घाटी आ जाए दोस्तों रिफ्ट वैली से, तो नर्मदा और साथ में कौन सा? तापी नदी। ये दो नदी याद रखें। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है कौन सी? गोदावरी नदी। सबसे बड़ी जैसे ही कह दी थी हमारी गोदावरी चाची, जो हम लोग बताए थे, गोदावरी, जो कि काफ़ी बूढ़ी हो गई, नाम से ही है गोदावरी देवी, जो हम लोग की पहले दादी और नानी के नाम हुआ करती थी, गोदावरी, सरस्वती, ऐसे करके। तो उसी में कुछ गोदावरी है। तो गोदावरी यानी सबसे बड़ी में सबसे बड़ी दादी का नाम था क्या? गोदावरी। ऐसे करके हम लोग याद करेंगे। 62 नंबर। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो ये है दोस्तों घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है? भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। इसका उद्गम घाघरा, जो हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से बताया था, घाघरा जो नेपाल से लाए थे वो क्या हो गया? तंग हो गया। तो माप से तुंग से निकलती है ये, तो इसीलिए घाघरा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र का मानसरोवर झील तिब्बत से इसका उद्गम होता है। ब्रह्म लोग के होते हैं मान सम्मान, मान सम्मान, मान सम्मान से मानसरोवर, ऐसे करके हम लोग उद्गम लिस्ट में पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है?
निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? 64 नंबर। तो ये है दोस्तों सतलज। ब्रह्म और साधु लोग के न होते हैं मान सम्मान। ब्रह्म और साधु के लोग होते हैं मान सम्मान और लाज भी होते हैं। लाज से सतलाज, सतलज ऐसे करके इसको याद रखेंगे। सतलज, ब्रह्मलोक, मानसरोवर, झील तिब्बत। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसके? तो ये है दोस्तों, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। ये जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है, बाद बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो ये है दोस्तों अमरावती जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो ये होती है दोस्तों लूनी। लूनी से याद रखेंगे, समाहित मीन्स लुप्त हो जाती है। तो लू से लुप्त, लू से लूनी ऐसे करके याद रखेंगे। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों यह है सोन नदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? तो ये है दोस्तों कावेरी, गंगा और महानदी जो डेल्टा बनाती है। एलिमिनेशन दोस्तों, आप लोग कुछ एलिमिनेशन भी करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे देखिए गंगा और महानदी ये दोनों तो बात ही नहीं करेंगे। इसमें एक नर्मदा दे दिया है, नर्मदा कभी भी डेल्टा बनाएगी? नहीं बनाएगी। नर्मदा और तापी दो डेल्टा नहीं बनाएगी। तो नर्मदा इसमें है तो ये तो होगा नहीं। इसमें तापी आ गया तो इसमें भी ये होगा नहीं। और इसमें भी एक तापी आ गया तो ये होगा नहीं। बच गया कौन? कावेरी, गंगा और महानदी। तो एलिमिनेशन से दोस्तों हम लोग यूपीएससी में कुछ इसी तरह का एलिमिनेशन करते थे, तब जाके एग्ज़ाम क्वालिफाई होता था। और यूपीएससी का थॉट है ये सब। कुछ क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन से ही करना पड़ेगा जब आपको पता न चले। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जितने भी प्रयाग वाले, जितने भी देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, जितने भी प्रयाग है उसको मैंने ट्रिक से पहले वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ से ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मैं केवल इसका बता देता हूँ। देव भागा, हम लोग बताए थे कि देव क्या किया? भागा, देव भागा। तो देख लीजिए देव प्रयाग कहाँ है। तो देव प्रयाग, देव भागा, भा से भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा तो मैंने सब में कॉमन बताया था। देवभागा में भा से जो है वो भागीरथी हो जाएगा, क्योंकि अलकनंदा जितने भी प्रयाग होंगे सब में अलकनंदा कॉमन होंगे। बाद बाकी सिर्फ चेंज क्या होगा? शुरू वाले। तो यहाँ पे देवभागा, देवभागा में देवता भागा, तो देव से देव प्रयाग ऐसे करके। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? तो यह है गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? सिंधु लोग और ब्राह्मण लोग के क्या होते हैं? मान सम्मान होते हैं। तो मान सम्मान से मानसरोवर झील, हम लोगों ने उद्गम में काफ़ी अच्छे से इसको बताया है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो यह है दोस्तों महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है? तो ये है दोस्तों यमुना जो है वो प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो यह है दोस्तों नर्मदा। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो ये है हुगली। चलते हैं 77 नंबर पे दोस्तों। बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी कहाँ मिलती है? यमुना से। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? बिहार की शोक दोस्तों काफ़ी महाप्रलय मचाती है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो यह है दोस्तों हुगली। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तापी।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये है दोस्तों गोदावरी, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों इस टाइप के अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है, तो मैंने काफ़ी बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से, आप पार्ट 1 देखेंगे नदी का जो प्लेलिस्ट में है वहाँ देखेंगे, काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताया गया है। जैसे मैंने एक ऐसे ही मैं बता देता हूँ वहाँ, जैसे बीएसपी टीवी पर मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी टीवी पर, तो इसी में था क्या क्या था, तो ब्राह्मणी, सतलज, ताम्रपानी, वैगई, पलाई, ये सब नदी जितने भी है वो सब इसी तरह के ट्रिक के माध्यम से हम लोग बताए थे। तो यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है, यानी पश्चिम की ओर गिरती है दोस्तों। तो ये है नर्मदा, और इसके साथ तापी नदी भी है। बाकी ये सभी नदी कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों 77% नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मात्र 23% जो नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरती है। यही रीज़न है कि बंगाल की खाड़ी के तरफ का पानी अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा मीठा होता है कंपैरिजन अरब सागर की खाड़ी का। अगर पानी को टेस्ट करेंगे गुजरात साइड के पानी को तो काफ़ी इसमें सॉल्ट होता है, यही रीज़न है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वो गंगा नदी में आकर मिलती है? तो ये है कोसी, सप्तकोशी से निकलती है ये। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो ये है नर्मदा। बेहतरीन ट्रिक से माध्यम से दोस्तों उद्गम लिस्ट अगर पढ़ लेंगे तो आप तुरंत इसमें टिक लगाएंगे, क्योंकि उद्गम मैंने इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया है कि अमरकंटक पहाड़ी जितने भी उद्गम कहाँ से होता है सबको मैंने पढ़ा दिया है। भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग जंगपो नदी के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये गिरती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये सभी नदी क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मूसी तथा भीमा खाली स्थान की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा। इसको दोस्तों याद रखने के लिए कृष्णा को आप लोग याद रखेंगे। कृष्णा जब आप लोग महाभारत देखे होंगे तो कृष्णा की मौसी यानी भीम से उसका संबंध, भीम को काफ़ी मोटिवेट करते हैं, भीम से काफ़ी बातचीत होती है कृष्ण की, आप लोग देखे होंगे तो ऐसे करके याद रखेंगे। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं, किस नदी को? तो ये दामोदर। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह खाली स्थान में जाकर समाप्त हो जाती है। तो यह है बंगाल की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो यह है दोस्तों सोन। अलकनंदा के साथ वह नदी और जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। देखिए दोस्तों फिर प्रयाग वाला आ गया, क्योंकि मैंने प्रयाग को पार्ट 1 के वीडियो में काफ़ी बेहतरीन तरीके से बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। अलकनंदा तो सब में कॉमन होगा, तो याद क्या करना है? रुद्र यानी रूम याद करना है। रूम मतलब कमरा, रूम हो गया। इसका आंसर आ जाएगा रू से रुद्रप्रयाग। यहाँ से ये क्या होगा? मौ से मंदाकिनी। देख लीजिए मंदाकिनी कहाँ पे है, तो ये रूम। जैसे हम लोग देव भागा याद किए थे देवप्रयाग, ऐसे ही हम लोग रूम याद रखेंगे। रूम, रू से रुद्रप्रयाग और मौ से मंदाकिनी। मंदाकिनी तो होगा प्लस अलकनंदा तो सब में कॉमन होगा, तो कुछ इस तरह से हम लोग बताए थे। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो ये है गोदावरी का। निम्नलिखित में से कौन एक, फिर से गोदावरी, बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र, बड़ी दादी गोदावरी मेरी बड़ी दादी, ऐसे करके याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यह है इंद्रावती।
95 नंबर। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये है दोस्तों गंगा और पेनगंगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, यानी सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ये है दोस्तों तवी। सतलज नदी का उद्गम, मैंने बताया था दोस्तों सतलज नदी का उद्गम कहाँ होगा? मानसरोवर। सतलज ब्राह्मण और साधु लोगों के मान सम्मान और लाज की बात, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तिब्बत से है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, ये जो है सत्य नहीं है। महानदी सही है, गोदावरी सही है, ताप्ती मध्य प्रदेश में सही है। कावेरी का जो उद्गम होता है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो ये है माही नदी। भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। गंगा का ही नाम है दोस्तों भागीरथी नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो ये जानते हैं मेघना के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? बेतवा नदी। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो ये है गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से? गंडक को नेपाल में नारायणी के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? ब्राह्मणी। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो यह है महानदी। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दूधगंगा जम्मू कश्मीर। दूधगंगा, दूधगंगा से याद रखेंगे दोस्तों, दूधगंगा, दूध कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है, और सफ़ेद क्या होता है? बर्फ़ भी होता है। और बर्फ़ की चादर कहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगी? तो जम्मू कश्मीर में। तो कुछ इस तरह याद रखेंगे, हिमाचल से ज़्यादा मिलेगी आपको जम्मू में, इसीलिए। दूध क्या हुई? जम गई, जम्मू। दूध क्या हुई? जम गई, जम्मू। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? तो यह है घग्गर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो लंबी नदी है गोदावरी। लंबी यानी सबसे बड़ी। निम्नलिखित में कौन सी सबसे लंबी नदी है? भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी सबसे लंबी है? अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि सर यहाँ तो गंगा नदी होना चाहिए भारत की सबसे लंबी नदी, इससे लंबी नदी तो है नहीं भारत में कोई। लेकिन यहाँ दोस्तों देखना पड़ेगा, यहाँ गंगा है ही नहीं ऑप्शन में कहीं। तो गंगा नहीं रहेगा तो किसको देंगे? गोदावरी को। तो थोड़ा सा यहाँ पे रुक के ध्यान से देखेंगे। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो अमरकंटक में है दोस्तों सोन नदी। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुरा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? यह है नर्मदा। 113। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? तो यह है नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये है काली नदी। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो यह है हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं?
तो ये है दोस्तों दिबांग, कामेंग और लोहित तीनों। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कालिंदी खालिस्तान नदी का दूसरा नाम है, तो किसका नाम है? तो ये है यमुना का। केन नदी किसकी सहायक नदी है? केन जो है वो है यमुना की सहायक नदी। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों तीस्ता। किस नदी की घाटी गहरी गढ़भूमि के लिए विख्यात है? तो ये है चंबल। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, नदी का निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो ये है दोस्तों लूनी नदी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और एक से एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। और मेरे द्वारा पढ़ाई गई ट्रिक दोस्तों आपको एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि एक बार से ज़्यादा आपको कोई भी वीडियो मेरा देखना पड़े, क्योंकि एक ही बार में दिमाग में पूरा सेट कर जाएगा। और दोस्तों मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी ट्रिक बताई जाती है वो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगी, क्योंकि आप वहाँ देखेंगे कि वो सारे ट्रिक काम आएंगे जो अब आपके दिमाग पे स्ट्राइक करेगा। और चैनल पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई इसी तरह की धमाकेदार ट्रिक के माध्यम से वीडियो आप लोगों तक पहुँची रहे। और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।